चलो अच्छा ठीक है। अब हम लोग आगे मोल फ्रैक्शन हो गया, तो उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है परसेंटेज कंसंट्रेशन, है ना। देखिए परसेंटेज में सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को अगर आपको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो उसमें तीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहला इसमें होता है परसेंटेज बाई मास, परसेंट बाई मास, या परसेंट बाई वेट भी बोल सकते हैं इसको आप। सेकंड होता है परसेंटेज बाई मास बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई परसेंटेज परसेंट मास बाई वॉल्यूम। एंड थर्ड परसेंटेज बाई वॉल्यूम। सो स्ट्रेंथ। नहीं, वो तो फिर अलग कंसंट्रेशन, वो तो टर्म ही अलग है। ठीक है, तो परसेंट में तीन ही तरह से एक्सप्रेस करते हैं हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को। और इनके शॉर्ट सिंबल भी पता होने, जैसे परसेंट बाई मास को लिखते हैं परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, है ना। इसको लिखते हैं हम लोग परसेंट वेट बाई वेट, और इसको लिख देते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, और इसको परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, ये इनके शॉर्ट सिंबल है। अब देखिए इसमें परसेंटेज में किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इनमें से किसी फॉर्म में। और इसमें एक सेट मेथड होता है परसेंटेज में एक्सप्रेस करते समय। आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में हमेशा आपको सोल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी परसेंटेज में, और जो डिनोमिनेटर में मिलेगी वो सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, जैसे एक मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, जैसे सपोज परसेंटेज बाई मास का मैं लिख रहा हूँ। तो परसेंटेज बाई मास में अगर किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है तो उसका फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट, है ना। न्यूमरेटर में हम लोग सोल्यूट का मास ले लेंगे, मास ग्राम में ही लीजिएगा, और मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूशन। नहीं नहीं, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का मास लेंगे, मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन सॉल्यूशन। हाँ, टोटल इनटू 100। मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज 100 के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला इसका बेसिक फॉर्मूला है इसका, परसेंटेज में कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने का। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही आपको परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का लिख सकते हो। उसमें सो न्यूमरेटर में ले लीजिएगा मास ऑफ सोल्यूट, बट डिनोमिनेटर में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो मास बाय वॉल्यूम में। हाँ मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास वॉल्यूम में न्यूमरेटर में हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, डिनोमिनेटर में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो इसमें एक बेसिक न्यूमेरिकल टाइप का ले लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। कि सपोज आपको क्वेश्चन में दे दिया गया 6% यूरिया बाई मास, है ना। ऐसे आपको दे दिया गया सिक्स, एक सॉल्यूशन यूरिया का सॉल्यूशन लिया गया और 6% यूरिया बाई मास है, और एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। और आपसे पूछ रहा है बताइए कैलकुलेट, कैलकुलेट मोललिटी। सो अगर एक्वा सॉल्यूशन इसका मतलब रिमेनिंग जो होगा सो वो वाटर होगा। हाँ बिल्कुल सही। तो देखो एक ये वाला मैं आपको बताता हूँ, है ना, करके आप लोग पहले इसको समझ लीजिए। अ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन परसेंटेज में क्वेश्चन जो दिए आते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन में, उनमें देखो एक आपको ऐसे समझिए कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज से नफरत कर लीजिए आप लोग। नफरत करने का मतलब जिस हटाना इंसान है, से या जिस चीज से हम लोग को नफरत हो जाती है कन्वर्ट उस कर चीज ले। को हम कन्वर्ट कर लोग देंगे। उसको हटा देते हैं, देखना भी नहीं चाहते हैं ना। तो परसेंटेज से नफरत करने का मतलब परसेंटेज को आप रिप्लेस कर दिए, रिमूव कर दिए, और परसेंटेज को 6 बाय हटाने का 100। तरीका डिवाइड बाई क्या कर देंगे हम लोग, 100। 100 कर देंगे। ठीक है, तो 6% था तो मैंने उसको लिख दिया 6/100। अब इसमें जो न्यूमरेटर है, देखो न्यूमरेटर में 6 लिखा हुआ है, तो 6 आपका हो जाएगा मास ऑफ यूरिया। यहाँ पे जो 6 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ सोल्यूट, और यूरिया ही यहाँ पर सोल्यूट है ना। तो यूरिया का मास हो जाएगा आपका 6 ग्राम। ठीक है,
और Yes, sir. 100 देखो डिनोमिनेटर में परसेंट बाई वेट में ये 6% बाई वेट है बेटा, 6% बाई वेट यूरिया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है मास ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में 100 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ सॉल्यूशन को, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो आपको दो इंफॉर्मेशन तो यहीं पर मिल गई है ना, इसी के 6% में दो इंफॉर्मेशन तो डायरेक्टली आपको मिल गई। कौन सी दो इंफॉर्मेशन? तो एक तो ये पता चल गया कि एक आपने सॉल्यूशन तैयार किया है, 100 ग्राम का एक सॉल्यूशन आपने तैयार किया है, और जिसमें यूरिया यूरिया जो कि सोल्यूट है वो एग्जैक्टली कितने ग्राम है, 6 ग्राम है। तो 100 ग्राम का एक सॉल्यूशन आपने तैयार किया है जिसमें 6 ग्राम तो यूरिया ही है ना, और यूरिया यहाँ सोल्यूट है। तो अच्छा बताइए कि सॉल्वेंट का मास कितना होगा इस सॉल्यूशन में? So 94. 94। बिल्कुल सही है ना, सॉल्वेंट वाटर ही होगा, क्योंकि एक्वस बोला था क्वेश्चन में, एक्वस भी बोले तो समझ जाइए सॉल्वेंट वाटर लिया आ रहा है। और पूरे सॉल्यूशन के मास में सोल्यूट का मास आप माइनस कर दिए, सेपरेट कर दिए, तो बचा हुआ अमाउंट जो होगा, बचा हुआ जो मास होगा वो सॉल्वेंट का हो जाएगा। तो तीसरी इंफॉर्मेशन हमें इनडायरेक्टली मिल गई, थर्ड इंफॉर्मेशन हमें इनडायरेक्टली मिल गई। मतलब दो इंफॉर्मेशन तो डायरेक्टली इसमें गिवन थी, है ना, सोल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास, और सॉल्यूशन के मास में सोल्यूट का मास मैंने सेपरेट कर दिया, तो जो रिमेनिंग मास है वो आ गया सॉल्वेंट का, है ना। अब देखो आपसे पूछा क्या था इस क्वेश्चन में, आपसे वो मोलरिटी कैलकुलेट करने को बोला था। तो अब आप बेसिक फॉर्मूला भी लगा देंगे मोलरिटी का तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। मोलरिटी का फॉर्मूला बताओ भाई क्या होता है? So mass by Molar mass Number of mass moles into of the number of moles of solute upon mass of water हाँ kg. So 94 upon 18 into 100 into 1000. ठीक है, सही है। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए। मोलरिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए सोल्यूट के मोल्स निकालने के लिए सोल्यूट का मास पता होना चाहिए। सोल्यूट आपका यूरिया है, यूरिया का मास है 6 ग्राम, है ना। इस सॉल्यूशन में देखिए यूरिया का मास कितना है, 6 ग्राम। तो ये आपने रख दिया, और डिवाइडेड बाई सोल्यूट का मोलर मास भी करना पड़ेगा, है ना। सोल्यूट यूरिया है, यूरिया का 60 होता है, यूरिया का मोलर मास 60, तो डिवाइड बाई 60 कर दिया तो ये मोल आ गए, है ना, सोल्यूट के मोल आ गए। और 0.1. सॉल्वेंट का मास ग्राम में 94 है, लेकिन हमें केजी में रखना है तो डिवाइड बाय 1000 भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 1/10 आ रहा है, और ये 1000 डिवाइडेड बाई 94, अल्टीमेटली 10 से 0 एक और कैंसिल हो गया, 100 डिवाइड बाई 90। ठीक है, यहाँ से 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1.1 ही आएगा, 1.02। 1.02। अच्छा, तो ठीक है, जो एग्जैक्टली आ रहा है उसी को हम लोग आंसर बोल देंगे। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है, मोलरिटी स्मॉल है, वो हो जाएगा 1.02। ठीक है, तो मतलब परसेंटेज वाले क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से करिएगा, है ना, और बेसिक से करेंगे तो आपको कोई फॉर्मूला वॉर्मूला अननेसेसरी कोई फॉर्मूला नहीं याद करना So पड़ेगा। 1.06 था। 1.06 है, अच्छा। ये आप लोग चेक कर लीजिएगा कि जो सही है वही लिखिएगा। ठीक है, 1.06 तो वही लिख लो फिर, है ना। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक चीज चलो और मैं पूछ देता हूँ। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, अगर आपसे बोला जाता है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, है ना, तो कैसे निकालते हैं हम लोग? So 6 upon molar mass, पहले से दोनों के मोल निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर उसको इक्वल्स टू 1 करके कर देते हैं। वो तो जब हम लोग सॉल्वेंट के निकालते तो 1 में माइनस करते, लेकिन जैसे मोल्स सोल्यूट ऑफ के, तो Moles of दोनों के सब solute मोल upon निकाल mass of लेंगे सर, solution. उसके बाद फिर उसके ऊपर यूरिया के मोल रख देंगे, डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। हाँ ठीक है, इसमें एक बेसिक हमने फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ ही रखा है, उनके मोल अपॉन टोटल मोल। जब भी हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो यही फॉर्मूला लगाएंगे।
तो मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल में हो जाएंगे मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। यूरिया के मोल अभी निकाली थी हम लोगों ने 6/60, मतलब 0.1 हो गए, है ना। 6/60 फिर से रख दीजिए। और वाटर का मास था आपका 94, है ना, और वाटर का मोलर मास होता है 18। तो 94/18 करेंगे तो यहाँ से वाटर के मोल आ जाएंगे 94 डिवाइड बाई 18। ठीक है, बाकी तो आप आंसर तो निकाल ही लोगे सॉल्व करके, बस मेन मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, बोलो बेटा, समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. सर 5.22। कितना आ रहा है? 0.5 है ना? यस 5.22। 5.22 मोल फ्रैक्शन तो 1 से कम आएगा ना, फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। सर 0.522। हाँ 0.5 आएगा। जीरो ठीक पॉइंट फाइव ठीक, टू टू। हाँ ठीक ठीक ठीक, वही मैं सोचा 5 से तो आ ही नहीं सकता। 0.522 है ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर 0.5 लिख सकते हैं सर? देखो सब्जेक्टिव पेपर में आप लोग ऐसा करिएगा, साइंटिफिक नोटेशन में आंसर दिएगा। साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देने का तरीका क्या होता है, कि डेसिमल के एक डिजिट के बाद, जैसे मोल फ्रैक्शन आ रहा है 0.52, तो एक तो तरीका है, आप अगर फ्रैक्शनल वे में लिखना है तो बस डेसिमल के 2 डिजिट 2 प्लेस तक आप राउंड ऑफ करके दे दीजिए। तो इसको 0.5 मत लिखिए, 0.52 लिख दीजिए, है ना। मतलब जो तीसरा प्लेस है ना उसको, तीसरे प्लेस पे जो डिजिट है ना उसको राउंड ऑफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन 2 डिजिट तक दे दीजिएगा, है ना, उससे कम मत करिएगा। नहीं तो वो सही नहीं बना था। अच्छा एक चलो, अच्छा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करके डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज वो आपको बोल देता 6% यूरिया मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, 6% यूरिया मास बाई वॉल्यूम, यस दे देता क्वेश्चन में, और इस केस में बोलता कैलकुलेट, इस केस में बोलता कैलकुलेट मोलालिटी। पहले मोलारिटी चलो निकालते हैं, कैपिटल एम, और फिर स्मॉल एम निकालेंगे, मोलालिटी। दोनों बातें निकालनी है हम लोग को, दोनों कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन है 6% यूरिया मास बाई वॉल्यूम, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, ये आपको सर दिया गया है। डेंसिटी? और हाँ डेंसिटी तो देना पड़ेगा भैया, बिना डेंसिटी काम नहीं चलेगा यहाँ पे। डेंसिटी हम लोग ले लेंगे 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, तो इसको Yes, आप sir. लोग एक बार करो ट्राई, है ना, बिल्कुल वैसे ही करो जैसे 6% यूरिया मास बाई मास था, ऐसे ही इसको भी ट्राई करो। हो जाएगा, बहुत आसान है, लेकिन एक बार खुद से जरूर करो। और आंसर चैट में आप लोग लिख दीजिएगा, क्योंकि बोलने से ही हो जाता है ना कि जो बच्चे कर रहे होते हैं उनका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। सर यूरिया का मोलर मास क्या होता है, कितना होता है? यूरिया का 60 लिख लीजिए, मोलर मास ऑफ यूरिया।
हाँ हो गया, सॉल्व हो गया। सर आंसर भेजा। अच्छा, 1 मोलरिटी कैपिटल एम ठीक है, स्मॉल एम ठीक है, बिल्कुल सही। आयुष ठीक है, तुम्हारा आंसर करेक्ट। सर मेरा हाँ आयुष का तो सही है, और किसने भेजा है? सर मैंने भेजा है। मैंने भेजा। अच्छा, आपने एसआईडी सर वाली में नहीं भेजा होगा, इसमें भेज दिए क्या? इसमें मिल नहीं रहा था मुझे। अच्छा, तभी मैं सोच रहा हूँ भाई, 2 बच्चों ने भेजा है तो। हाँ भाई। प्रथमेश का सही है, करेक्ट, स्मॉल एम 0.69 है। बहुत बढ़िया। यस, यस, मोलरिटी बहुत कम आ रही बेटा तुम्हारी, 0.001 नहीं आएगी, 1 आएगी इसमें। सृजान तुम्हारा तो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, 13.4, तो बहुत हाईली कंसंट्रेटेड हो जाएगा। उसमें मेरे ख्याल से तुमने 1000 ऑर्डन से डिवाइड करने में गड़बड़ कर दी क्या? सर आपने जो फॉर्मूला बताया था मोलैरिटी इनटू 100 वाला जो सा था फॉर्मूला, वाला लगाया। तो चलो एक बार चेक। सर मोलैरिटी कितनी आ रही है? कैपिटल एम 1 आना चाहिए, मोलरिटी 1 आना चाहिए, और सर ये स्मॉल एम। रिलेशन से कर सकते हैं सर, जो आपने मोलैरिटी और परसेंटेज बाय वेट अपॉन वॉल्यूम वाला दिया। ये उससे कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते तो सर उससे हैं। मैंने कहा तो 1.5 आ रहा है मेरा। नहीं नहीं, आपने परसेंट वेट बाय वेट वाला लगा दिया होगा फॉर्मूला। दो दो फॉर्मूले थे ना। ये फिर देखो वॉल्यूम वाले से करना होगा। हाँ हाँ, एक हाँ कैपिटल एम तो और फिर से 1 परसेंट आएगा। वेट बाय वेट वाला था, तो इससे यहाँ पे तो फिर वेट 1 बाय आएगा। वेट वाला लगाने का कोई फायदा नहीं ना, क्योंकि कंसंट्रेशन आपको उसमें दिया हुआ है, वेट बाय वॉल्यूम में दिया हुआ है ना। यस सर। यहाँ पे आप क्या करिए, वो वाला लगाइए, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम वाला, तो उसमें वो डेंसिटी वाला टर्म नहीं होता है। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम में डेंसिटी वाला टर्म, न्यूमरेटर से डेंसिटी वाला टर्म हटा दीजिए, तो ये वाला बन जाएगा आपका। तो फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से आप करिए, इस वाले ठीक है। तो जैसे फिर तो फॉर्मूले 1 से तो, आएगा सर। हाँ फॉर्मूले से तो सीधा सीधा आता दिख रहा है, 6 × 10 डिवाइड बाई मोलर मास यूरिया का 60 ही होता है, तो इससे मोलरिटी 1 आ रहा है। या फिर आप फॉर्मूले से नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्मूले से करेंगे तभी आंसर आएगा। जैसे 6% है तो 6/100 लिख दीजिए, और 6 यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में मास दिया हुआ है ना, तो न्यूमरेटर में जो भी टर्म है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सोल्यूट के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम का टर्म आ रहा है ना, तो डिनोमिनेटर में जो ये 100 है, ये आपकी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक सॉल्यूशन आपने तैयार किया है 100, सॉरी वॉल्यूम की यूनिट ग्राम नहीं ml लिखिए, वॉल्यूम की यूनिट ml होगी। तो एक सॉल्यूशन आपने तैयार किया जिसमें 100 ml सॉल्यूशन में 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैपिटल एम अगर निकालना है तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में लेना होगा, ठीक है। अब मोल्स के लिए मास हो जाएगा 6, मोलर मास हो जाएगा 60, तो मोल्स तो इसके 0.1 आ गए, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में 1000 है, तो लीटर में हो जाएगा 1000 डिवाइड, सॉरी 100 ml है, तो 100 डिवाइडेड बाई 1000। अच्छा, ये भी 0.1 है, और ये नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 0.1 आ गया, तो रेशियो पे आ गया, बना। तो मतलब कैपिटल एम तो 1 आ रहा है, चाहे आप फॉर्मूले से करें या फिर बिना फॉर्मूले से भी करेंगे तो वही आएगा, ठीक है।
अच्छा, और इसमें बेटा स्मॉल एम भी पूछा हुआ है, तो स्मॉल एम कैसे निकालते हैं? चलो स्मॉल एम भी कर लेते हैं। स्मॉल एम निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूले से ही जाइए। न्यूमरेटर में लिखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट, डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब सोल्यूट का मास 6 है, मोलर मास 60 है, तो ये मोल हो जाएंगे 6/60। ठीक है, और सॉल्वेंट का मास हमें चाहिए जो कि हमें डायरेक्टली पता नहीं है ना। देखो, आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, ठीक है, लेकिन मास नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सॉल्वेंट का मास निकालना पड़ेगा हम लोग को। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, है ना। आप ऐसा करो, आप सॉल्यूशन का मास निकाल लो पहले। आप क्या करिए, सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट कर लिए। सॉल्यूशन का मास हो जाएगा मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वाला फॉर्मूला है, वो लगा दिए, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में क्या है, 100 है, और डेंसिटी है 1.5, तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा आपका 150 ग्राम। ठीक है, अब ये जो मास आया बेटा, ये तो सॉल्यूशन का आया है, और हमें जो मास चाहिए वो सॉल्वेंट का चाहिए। तो क्या करें बताइए, सॉल्वेंट का मास कैसे निकालें? सर सॉल्यूट का मास -6 माइनस 150 हाँ, -6 So 150 minus 6. 150 माइनस, बहुत बढ़िया। सॉल्यूशन के मास में सोल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो जो बचा हुआ मास होगा वही सॉल्वेंट का हो जाएगा, है ना, 141। नहीं, 6 माइनस 144 मैंने सोचा 9 माइनस करना है, 144 ग्राम। ठीक है, तो ये आ गया बेटा सॉल्वेंट का मास। अब इसको रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। देखो 144, लेकिन ये तो ग्राम में रखना, केजी में, तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 1000। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो वो वही आ जाएगा, 0.69 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 0.69 है ना। Sure. बोलो, समझ Yes, sir. आ रहा है? अच्छा, Sure. हाँ बताओ बताओ। सर एक बार उस वाले से करके दिखा दीजिए जो आपने बताया था, रिलेशन ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी वाला, m/100 वाला। अच्छा, उससे करना है। Yes, उससे भी तो हो जाएगा, 0.69 करेक्टली आ रहा है। उससे मेरा 0.69 करेक्टली Exact. आ रहा है। यस हाँ, एग्जैक्ट आ रहा है। मेरा आंसर अजीब सा तो आंसर दोनों आ से गया। ही आ जाएगा। कैलकुलेशन में गड़बड़ कर हो सकती है। देखो, इस ये फॉर्मूला तो वही है, स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M इंटू 1000। डिनोमिनेटर 1000 में, है, हाँ 1000 इंटू मैं डी। 100 लेकर चल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ भी 1000 है न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर में भी 1000, दोनों जगह 1000 होता है अच्छा, ना। यही कुछ गड़बड़ हो रहा है इसका मतलब। बाकी फॉर्मूला, बाकी आप रखोगे आ जाएगा, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। स्मॉल m निकालना है, कैपिटल M निकाल चुके हैं 1 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1 इंटू डेंसिटी, नहीं 1000 इंटू डेंसिटी, 1.5। हाँ 1000 इंटू 1.5। और मोलरिटी 1 है, और सोल्यूट का मोल मास 60 है ना। अब इससे करके देखो, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, तो ये 1000 हो गया, नीचे आ जाएगा आपका 150 माइनस 60 मतलब 90, है ना। 150 माइनस 60 90 हो जाएगा, और 100/9 देखो कितना आ रहा है। ये तो सिंपल कितना आना चाहिए, 100/9। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सर 1.5 सर मोल 1.5 इंटू 1500 माइनस 60 1440 आएगा। 1440 इज इक्वल टू 0.69। सर यस सर आपने सर, वहीं पे सर 150 -60 माइनस कर से दिया। गलती हुई है। सर 150 माइनस 60 आपने कर दिया है, 1500 माइनस 60 है। हो लफड़ा यहाँ हो गया। यस सर, हाँ, सही 1500 है। माइनस 60 अपॉन। ये 1500 बन रहा है माइनस 60। ठीक है, अब करवा लें। मैंने 150 माइनस 60 कर दिया था, एक जीरो उड़ा दिया था मैंने। 1410 आएगा। हाँ, ठीक है, अब कर लोगे आप लोग, है ना। यस सर। यस सर।
तो ये परसेंटेज वाले कोई भी क्वेश्चन देखो, परसेंटेज में जब भी कंसेंटेशन दिया जाए तो बिल्कुल आप बेसिक वे में करो, है ना, वो सब आ जाएगा आपको, कैपिटल एम, स्मॉल एम, मोल फ्रैक्शन सब निकाल सकते हो। अब इसमें इसके बाद आता है आपका पीपीएम, है, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है पीपीएम? देखिए, जो पार्ट्स पर मिलियन जो है ये पीपीएम है ना, ये जो कंसंट्रेशन का टर्म है, ये बोलते हैं बहुत डाइल्यूटेड टाइप के सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है। मतलब वेरी डाइल्यूटेड टाइप के सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए पीपीएम का यूज करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें पीपीएम यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ppm is used to express the concentration of very diluted solution। बहुत डाइल्यूटेड टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं, है ना, वैसे भी हम लोग जो शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग के सिलेबस में वैसे ही डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वेरी डाइल्यूटेड की बात कर रहे हैं। ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में भी और ज्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दो, उसको और ज्यादा डाइल्यूट कर दो, वेरी डाइल्यूट कर दो, तो उसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, पीपीएम का टर्म का यूज कर लेते हैं। अब देखो इसमें मिलियन वर्ड आ रहा है ना, और मिलियन का मतलब सभी लोग जानते ही होंगे, 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है? 10 raised to power 6 10 lakh। लाख। है ना, 10 लाख होता है, बहुत बढ़िया। 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के इक्वल होता है। और एक 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 होते हैं ना। 5। अब ये तो देखो तुम लोग को पता होना चाहिए, अब तुम लोग सब इंजीनियर बनोगे, मिलियन के पैकेज मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो 10 लाख, तो 1 लाख में आपको 10 की पावर 5, मतलब कि 5 जीरो होते हैं, और 10 लाख है तो 10 की पावर 6 हो जाएगा ना, 10 से और मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मिलियन इक्विवेलेंट टू 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये जो टर्म है, इसी से हम लोग उसको रिलेट करते हैं, बोलते हैं कि किसी सॉल्यूशन का 10 की पावर 6 पार्ट ले लीजिए। जैसे देखो परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है ना, परसेंटेज हमेशा किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है? 100। 100 के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही जो पीपीएम है या पार्ट्स पर मिलियन है, इसमें हमें सॉल्यूशन का इतना पार्ट लेना होता है, 10 टू द पावर 6 पार्ट, मतलब 1 मिलियन पार्ट, है ना। सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट में अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना उसमें प्रेजेंट है ना, 1 मिलियन पार्ट में सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, तो वो जो भी वैल्यू आएगी वही उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को पीपीएम में एक्सप्रेस करेगी। ठीक है, तो ये बहुत डाइल्यूटेड टाइप के सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होगा, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, 10 की पावर 6 पार्ट, मतलब 1 मिलियन पार्ट बहुत ज्यादा हो गया, और उसमें हम लोग काउंट कर रहे हैं सोल्यूट, इसका तो बहुत डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है ना। तो इसको, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही बनती है कि आप 1 मिलियन पार्ट ले लिए, मतलब 10 की पावर 6 पार्ट ले लिए सॉल्यूशन के, और 10 टू द पावर 6 पार्ट सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना प्रेजेंट है ये काउंट कर लीजिए, सोल्यूट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के 10 टू द 6 पार्ट में सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, अगर हम लोग ये काउंट कर लें, तो वो जो भी वैल्यू आएगी, है ना, वो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को पीपीएम में एक्सप्रेस कर दिया करेगी। ठीक है, यहीं से इसकी डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, है ना। पीपीएम की डिफिनेशन अगर आपसे कभी पूछी है तो लिख लीजिए, पीपीएम इज डिफाइंड एज, पीपीएम इज डिफाइंड एज amount of solute present in 10 to the power 6 part of solution। ठीक है, ppm is defined as amount of solute present in
10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के 10⁶ पार्ट में सोल्यूट का कितना अमाउंट है ना, वो जितना भी अमाउंट बेटा प्रेजेंट होगा सोल्यूट का, वही उसके कंसंट्रेशन को पीपीएम में एक्सप्रेस कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हाँ क्या कह रहे थे? सर इसकी जरूरत क्या है? देखो जरूरत बस यही है कि ना कि बहुत डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, और बहुत डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की जैसे आप मोलरिटी निकालोगे तो बहुत कम आएगी, 0.0000000 ऐसी कोई वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो इतनी कम वैल्यू को अगर हम लोग पीपीएम में लिखेंगे तो वो थोड़ा बताना आसान होगा कि वो पीपीएम में जैसे आएगा 10 पीपीएम 20 पीपीएम इस तरह से। तो थोड़ा सा पीपीएम में बताना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत डाइल्यूटेड है तो मोलरिटी फिर बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी, 10⁻⁵ ऑर्डर की 6 ऑर्डर की अगर मोलरिटी है तो उसके कंसंट्रेशन को पीपीएम में रिप्रेजेंट करना थोड़ा ज्यादा सिग्निफिकेंट रहता है। ठीक है, बाकी और कोई इसका मतलब नहीं है। ओके सर। और अच्छा, पीपीएम को भी बेटा 3 तरह से फर्दर एक्सप्रेस किया जा सकता है। पीपीएम को बेटा मास बाई मास के रिस्पेक्ट में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे डिफिनेशन में यहाँ पे मैंने बोला है अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब देखो अमाउंट जो वर्ड है ये एक तरह से कंफ्यूजिंग वर्ड है। ठीक है, क्योंकि देखो किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट हम लोग बेटा मास में भी मेजर कर सकते हैं और वॉल्यूम में भी तो मेजर कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो Yes, sir. अमाउंट है ना वर्ड यूज कर रहे हैं, इट में भी मास और वॉल्यूम। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन पीपीएम को भी फर्दर 3 तरह से एक्सप्रेस करते हैं। पीपीएम वेट बाय वेट, है ना, मास बाय मास, और दूसरा लिख लो पीपीएम मास बाय वॉल्यूम, और तीसरा पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अच्छा, नीचे वाला केवल गैसों के लिए यूज होता है, गैसियस सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो पीपीएम में कंसंट्रेशन को हम लोग 3 तरह से एक्सप्रेस करते हैं, है ना। अब देखो अच्छा लेकिन ये भी ध्यान रखना है, जैसे एनसीईआरटी वगैरह जब आप लगाओगे तो उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं तो पीपीएम में जब भी कंसंट्रेशन दिया जाएगा तो एनसीईआरटी वाले कभी क्लियरली बताते नहीं है कि वो मास बाई मास है कि मास बाई वॉल्यूम है कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है। तो इनमें से ध्यान रखना कि अगर कभी पीपीएम के आगे ये ना लिखा हो कि वो मास बाई मास है या मास बाई वॉल्यूम है, तो इनमें जो सबसे स्टैंडर्ड होता है वो होता है मास बाई मास। जो सबसे स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है, मास बाई मास। तो जब आपको कुछ ना बताया जाए, है ना, तो फिर हम लोग मास बाई मास ही मानेंगे। ठीक है, जब आपको कुछ ना बोला जाए। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने केवल पीपीएम को मास बाई मास के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन ही किया है। तो उनके अकॉर्डिंग पीपीएम अगर लिखा हो तो समझ जाना कि वो केवल मास बाई मास के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला अगर लिखे हम लोग तो पीपीएम मास बाई मास हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। लेकिन किसके into 10 कितने, raised to power 6. हाँ है ना, जैसे परसेंटेज 100 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं वैसे ही पीपीएम के लिए रेफरेंस लिया गया है 1 मिलियन पार्ट को, तो इसमें आपको 10⁶ के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो मल्टीप्लाई 10⁶ कर दीजिएगा, है ना। जैसे हम लोग परसेंटेज में निकाल रहे थे तो 100 से कर रहे थे मल्टीप्लाई, लेकिन पीपीएम में निकालना है तो 10⁶ से कर देंगे। बोलो भाई, ये बात समझ में आ गई? यस सर। Yes. अच्छा ये बताओ कि ये जो पीपीएम में जो मैंने 3 तरह से डिफाइन किया है, इसमें कौन कौन से टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, कौन कौन से नहीं डिपेंड करेंगे? सर वॉल्यूम वाले डिपेंड करेगा, वॉल्यूम वाले डिपेंड करेगा, दूसरा और तीसरा, Volume दूसरा और and mass तीसरा by सर। volume. हाँ, जिसमें वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, मतलब ये वो लास्ट बस 2 फिट जो है करेगा। ये दोनों डिपेंड कर जाएंगे ना, तो ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, है ना। तो देख लीजिएगा कि अगर वॉल्यूम का टर्म आ रहा है कंसंट्रेशन के फॉर्मूले में तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा।
तो इसमें परसेंट वेट बाई वेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी दोनों डिपेंड करेंगे। तो वेट बाई वेट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे, कोई बच्चा पूछ रहा था कुछ, मैं सुन नहीं रहा था कोई बात। सम वजह से इसमें क्वेश्चन सर कैसे बनते हैं? क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन करते हैं भाई, तुमने पूछा है तो मुझे कराना ही पड़ेगा क्वेश्चन तो। देखो भाई, देखो क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले बेस्ड ही बनते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कोई टफ ऑफ पूछे क्वेश्चन पूछे आएंगे। सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे आते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा देखने को। एक ये क्वेश्चन करते हैं, जेई मेन में आया भी हुआ है ऑनलाइन पेपर में। ये मैं इधर ले लेता हूँ। देखो एक एक क्वेश्चन कर लेंगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। ये भी जेई मेन 2020 ऑनलाइन वाले पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। इसमें को क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है 10.3 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इनटू अ लीटर ऑफ सी वाटर ऑफ डेंसिटी 1.03 ग्राम पर ml। तो सी वाटर में है ना, सी वाटर आ लीटर मतलब समझ में आ रहा होगा कि 1 लीटर है सी वाटर। 1 लीटर वाटर, सी वाटर का सैंपल लिया हुआ है, 1 लीटर सी वाटर का सैंपल है, और उसमें जब ऑक्सीजन का लेवल मेजर किया गया तो ऑक्सीजन उसमें हमें डिजोल्व फॉर्म में मिली 10.3 मिलीग्राम, ऐसा उसने डेटा दिया हुआ है। सी वाटर में जो ऑक्सीजन है वो इतने मिलीग्राम डिजोल्व है। ठीक है। और आपसे फाइनली पूछ क्या रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन पीपीएम इज। तो O2 का कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन गैस का कंसंट्रेशन पीपीएम में एक्सप्रेस करना है हम लोग को, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन पीपीएम में। ठीक है। तो सीधे सीधे फॉर्मूला ही लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने पीपीएम बोला लेकिन ये नहीं बोला कि मास बाई मास की मास बाई वॉल्यूम। तो जब भी ओनली पीपीएम बोले तो हम लोग अपनी तरफ से क्या लेंगे, मास बाई मास ही मास लेंगे, बाय मास। है ना, क्योंकि यही तीनों में स्टैंडर्ड होता है और एनसीईआरटी ने केवल इसी का डिस्कशन ही किया है, तो हम लोग के लिए यही मेन है ना। तो पीपीएम मास बाई मास हो जाएगा आपका, फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट। अच्छा, तो इन दोनों में सोल्यूट क्या है, ऑक्सीजन की सी वाटर? सो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन। हाँ ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसका मास बहुत कम है ना, तो वही सोल्यूट है। तो सी वाटर तो क्वांटिटी में काफी ज्यादा है, तो वो आपका हो गया सॉल्यूशन। इनटू 100 कर दें, नहीं इंटू 10⁶ करेंगे, 100 नहीं करेंगे। अब सर देखो लेकिन इसमें सी वाटर स्पेसिफिकली क्यों दिया? सी वाटर सॉल्यूशन है यहाँ पर एज ए मतलब सर सॉल्यूशन इसको। स्पेसिफिकली। सी वाटर में एक्चुअली कुछ सॉल्ट और भी होते हैं, तो सी वाटर को सॉल्वेंट तो नहीं मान सकते क्योंकि सॉल्वेंट प्योर होना चाहिए। अगर वो केवल वाटर बोलता तो हम लोग उसको सॉल्वेंट मान लेते हैं, लेकिन सी वाटर में और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्ट होंगे, तो हमें उसको क्या मानना पड़ेगा, सॉल्यूशन ही मानना पड़ेगा यहाँ पे, है ना? उसमें एक यस सर। ऑक्सीजन भी है ना? मतलब ये मान के चलो कि ये इसमें सी वाटर में कई सारे सोल्यूट और भी होंगे, लेकिन हम लोग को केवल ऑक्सीजन से ही मतलब है इस क्वेश्चन में। तो सर तो ऑक्सीजन का क्या ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप नहीं होगा? नहीं नहीं, ना ना, क्योंकि देखो यहाँ पे वही चीज समझनी है कि जब भी मेंस लेवल, देखो मेंस का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है ना। एनटीए बना रही है, एनटीए पूरा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बना रही है, वो बोलती भी है कि मेरा पहले एनटीए ये बात बोलती भी है कि एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा पेपर, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। तो अब एनसीईआरटी वालों ने बताया पीपीएम, जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी तो देखोगे पीपीएम को उन्होंने केवल एक ही फॉर्मूला ही बताया, मतलब पीपीएम को उन्होंने केवल मास बाई मास के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन किया है। तो अगर केवल पीपीएम बोल रहा है ना, मेंस का पेपर है, तो आप सीधे समझ जाएगा कि मास बाई मास ही है वो।
इसमें आप और कुछ सोचिए ही नहीं। ठीक तो है, सर क्या कभी मास बाय वॉल्यूम नहीं होगा? हो सकता है बिल्कुल, लेकिन वही बात है ना कि अगर मास बाई वॉल्यूम होता तो उसको फिर लिख के देना पड़ता है। जैसे पीपीएम लिखा है ना, तो उसी के ब्रैकेट में ऐसे W/V ऐसे शॉर्ट में लिखता है, या पूरा मास बाई वॉल्यूम ऐसे लिख के देना पड़ता है हम लोगों को। और जब तक ना लिख के दे तब तक हम लोग अपनी तरफ से मास बाई मास ही मानेंगे, है ना। ओके सर। सर तो क्या ठीक अगर है, यहाँ पर सी वाटर की जगह कोई कुछ और भी होता तो भी हम लोगों को मास बाय मास रिलेशनशिप ही लेना होता है? हाँ हाँ, उस केस में भी मास बाई मास ही लेना पड़ता ओके सर। है ना। कोई मान लो दूसरा सॉल्यूशन होता तो भी ये लेना पड़ता है ना। अगर ओनली पीपीएम बोला है तो फिर मास बाई मास ही हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये मास बाई वॉल्यूम हटा दो, नहीं तो आपको लगेगा सर ने बताया मास बाई वॉल्यूम है। अच्छा, तो सॉल्यूशन का जो मास है हमें वो चाहिए, लेकिन मास देखो उसने दिया नहीं, उसने दे दिया वॉल्यूम। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, और डेंसिटी देखो दी हुई है, डेंसिटी तो देनी ही पड़ेगी, बिना इसके काम भी नहीं चलेगा। तो ये हो जाएगा 10.3 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम 1 लीटर है, एमएल में हो जाएगा 1000। ठीक है, अच्छा एमएल में इसमें इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो डेंसिटी है वो आपकी किसमें, ग्राम पर एमएल में। तो एमएल एमएल कैंसिल हो जाएगा तो मास ग्राम में आ जाएगा, और ग्राम में ही चाहिए होता है फॉर्मूले में मास, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 10.3 इंटू 10⁻³ और ये तो कैंसिल होता दिख रहा है देखो, है ना। देखो ये 1.03 ये से कैंसिल हुआ, 10 आ गया, और ये 10 का 0 भी कैंसिल हो गया, to the power 7. और ये 10 की पावर 2 बना, ऊपर गया 10⁻², 10⁻², 10⁻³ 10⁻5 हो गया, और मल्टीप्लाई 10⁻6, ppm. है ना। तो अल्टीमेटली ये आ रहा है 10 ही आ रहा है, 10⁻5 इंटू 10⁻6। तो फाइनल आंसर 10 आ रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का होगा क्वेश्चन, इंटीजर में आंसर है। ओके सर। ठीक है ना? तो पीपीएम में देखो सीधे फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे आएंगे, कोई आपसे बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेगा बहुत ज्यादा, इसमें तो वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट कोई आ रहा हो, कोई भी समस्या आ रही तो पूछ सकते हो इतने पार्ट में। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। Yes, sir. यस सर। यस सर, क्लियर है। अच्छा अच्छा, तो ये कंसंट्रेशन के जो टर्म्स हैं, ये आपके जो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में जितने भी टर्म्स हैं वो मैंने आपको करा दिए। हाँ, एक टर्म अभी रह रहा है, जैसे नॉर्मलिटी एक टर्म है, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी को हम लोग बेटा इस चैप्टर में ऐसे नहीं पढ़ते हैं, वैसे तो ये कंसंट्रेशन का ही टर्म है, और इसको हम लोग अभी, लेकिन आप लोगों के अगर स्कूल में आ रहा हो तो मैं पढ़ा देता हूँ, ऐसा अगर है तो, क्योंकि इसके क्वेश्चन सीट में नहीं है, अपनी रेजोनेंस की सीट में नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलिटी को क्लास 12th में पढ़ा देते हैं। जब क्लास 12th में एक चैप्टर आप पढ़ोगे, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वहां पे ये नॉर्मलिटी वाला जो टर्म है तो होता है, उसको हम लोग फिर डिटेल में 12th में कवर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या है कि इसमें वेरिएशन थोड़ा ज्यादा होता है, और 12th में पहुंचते पहुंचते काफी फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ चुके होगे तो आपको आसान लगता है, लेकिन 11th में वही चीज थोड़ा सा नॉर्मलिटी टफ लगने लगती है बच्चों को, है ना। तो वैसे मैं पढ़ाऊंगा तो आसानी लगेगा, टफ नहीं लगेगा। ठीक, तो आप जैसा बताओ, अगर आपको पढ़ना हो तो मैं पढ़ा देता हूँ नॉर्मलिटी, वैसे सीट में सर थोड़ा क्वेश्चन सा नहीं है। ओवरव्यू दे दीजिए बस।
ओवरव्यू है ना, बेसिक बता देते हैं जिससे Yes, आपके स्कूल लेवल के क्वेश्चन यस सर, सर हो स्कूल जाए। लेवल बता दीजिए बस। यस Yes, स्कूल है लेवल ना? हाँ क्वेश्चन हो जाए। सर ठीक है, फॉर्मेलिटी पढ़ाएंगे? फॉर्मेलिटी तो 11th में वैसे सर भी सेम ही तो होता है। पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, फॉर्मेलिटी एग्जैक्ट सेम नहीं होता, थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन Yes, एक बात और ये बताते हैं, फॉर्मेलिटी जेई के सिलेबस में है भी नहीं, मतलब फॉर्मेलिटी आउट ऑफ अच्छा सिलेबस सर, टर्म है। तो वो स्कूल के बस एग्जाम ये में है सर। कि कंसल्ट, नहीं स्कूल में भी नहीं पूछा आएगा। किसी ने पढ़ाया क्या फॉर्मेलिटी स्कूल में? नो हाँ सर, सर, बुक नो में सर, है। नहीं नहीं पढ़ाया गया। हाँ हाँ, बुक में एक हेडिंग कहीं लिखी होगी फॉर्मेलिटी हाँ का। सर, बुक में लिखा है बस। एक हाँ डिफिनेशन बताने को बता देंगे, लेकिन वही बात है, इसका डिटेल एक्चुअली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ही समझ में आता है। बाकी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में तो नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी दोनों एक इक्विवेलेंट ही होती है, बराबर ही होती है। अच्छा डाइल्यूट सर, सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम इन दोनों को। अच्छा सर। ठीक है, अब देखो नॉर्मलिटी को समझ लेते हैं। देखो नॉर्मलिटी थोड़ा सा मिलता जुलता इसका मतलब कि डिफिनेशन है मोलरिटी से। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो आप उसको मोलरिटी से कनेक्ट करिए। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि मोलरिटी का बेसिक डिफिनेशन क्या होती है? मोलरिटी की बेसिक डिफिनेशन कोई भी बताओ। सर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ज्यादा वो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ और सॉल्यूट इन नंबर ऑफ मोल से पर लीटर। कंडीशन। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर वन सॉल्यूशन, लीटर सॉल्यूशन। है ना, बिल्कुल सही। तो ये बेसिक डिफिनेशन सभी को पता है मोलरिटी की। अब देखिए इसी में एक छोटा सा चेंज करेंगे हम लोग। देखो हमने क्या किया, 1 लीटर सॉल्यूशन तो ले ही लिया, मतलब ये तो कॉमन है, मतलब चाहे मोलरिटी निकालो चाहे नॉर्मलिटी निकालो, 1 लीटर सॉल्यूशन में ही दोनों टर्म डिफाइन होते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, लेकिन जैसे मोलरिटी में हम लोग मोल्स काउंट करते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट काउंट करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट, मोल की जगह आपको ये टर्म याद रखना है। मोल की जगह क्या काउंट करना है? ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ मैं ये पूरा एक ही टर्म है, ग्राम इक्विवेलेंट पूरा एक ही टर्म है। शॉर्ट में इसको इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं, ग्राम वर्ड हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, लेकिन पूरा नाम लिखे तो ज्यादा सही है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? हाँ बिल्कुल बता रहे तो पहले इसकी बेसिक डिफिनेशन अगर हम लोग 1 लाइन डिफिनेशन बोले तो बोल सकते हो, नॉर्मलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब मोल की जगह आपको मोल नहीं बोलना है, मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट बोलना है ना। तो मोलरिटी की डिफिनेशन नॉर्मलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नॉर्मलिटी इज डिफाइंड एज, देखो मैं लिख देता हूँ, नॉर्मलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, number of gram equivalent present in 1 liter solution, present in 1 liter solution। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट, अगर हम लोग ये कैलकुलेट कर ले, ये मेजर कर ले, तो हमें सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें टर्म आता है, अभी जो ये टर्म आया है ये आपको थोड़ा नया नया लग रहा होगा कि सर ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट है ना, मोल तो हम लोग जानते हैं लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो इसको भी आप वैसे ही कनेक्ट कर लो, जैसे आपसे मैं पूछूं कि मोल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आपने मोल का कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? मोल इक्वल टू वेट मास अपॉन अपॉन मोलर मास। मोलर मास। है ना। हाँ, बिल्कुल सही। तो मोल होते हैं मास डिवाइड बाय मोलर मास। ऐसे ही ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। जहां पे मोलर मास हम लोग बोल रहे थे, अब आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट मास लेना होगा। मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास को तो आप W से लिख सकते हो और इक्विवेलेंट मास को E से लिख सकते हो, कैपिटल E। इसके लिए सिंबल दिया गया है कैपिटल E। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज है कि यहाँ पे आपको मोलर मास से नहीं डिवाइड करना है, यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? अब आपने पूछा कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है ना। तो देखिए अब कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं, है ना। अब देखो पहले मैं इसका चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ कि नॉर्मलिटी का बेसिक फॉर्मूला, कभी आपको नॉर्मलिटी निकालने को बोला जाए तो बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है, क्योंकि W/E करते ही हमें ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएंगे, और 1 लीटर में निकालना है तो वैसे ही जैसे मोलरिटी के फॉर्मूले में होता है कि वॉल्यूम को अगर ml में ले लें तो न्यूमरेटर में क्या आ जाता है, 1000 आ जाता है। तो सेम मोलरिटी के फॉर्मूले में बस ऐसा लग रहा है कि जहां मोलर मास था ना, बस उसकी जगह हटा के मैंने क्या लिख दिया है, इक्विवेलेंट मास। Equivalent mass. इक्विवेलेंट, हाँ इक्विवेलेंट मास लिख दिया। तो उसको ऐसे ही आप लोग याद रखना कि मोलरिटी का फॉर्मूला तो आप नहीं भूलोगे आसानी से, मोलरिटी है ना, तो इसकी यूनिट देखो आप लोग खुद ही बता सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट इक्विवेलेंट ही होती है, और वॉल्यूम के लीटर में ले रहे हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना। जैसे मोल की यूनिट मोल होती है, ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट इक्विवेलेंट होती है। तो इसकी यूनिट, नॉर्मैलिटी इसकी यूनिट इक्विवेलेंट पर लीटर, नॉर्मलिटी की बता रहा हूँ मैं इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर इसकी जगह, या तो इसकी जगह आप उसका सिंबल भी यूज कर सकते हो एज ए यूनिट, मतलब कैपिटल N को एज ए यूनिट भी यूज कर सकते हो, ओके ठीक है ना। इक्विवेलेंट को शॉर्ट में EQ लिख देते हैं, है ना, EQ मतलब इक्विवेलेंट हो जाता है, इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर कैपिटल N भी लिख सकते हैं, है ना। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई, यस सर। Yes, sir. है ना। अब इसमें समस्या आ रही थी हम लोग को कि यार इक्विवेलेंट मास सर नहीं समझ में आ रहा, बाकी तो सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है, ये इक्विवेलेंट मास ये कौन सी बला है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक हेडिंग Sir, ही लिख it is देते हैं। the molar mass of substance upon charge on cationic part. हाँ ठीक है, सही, करेक्ट, इसको एन फैक्टर कहते हैं। एन फैक्टर या वैलेंस हर फैक्टर, चीज का कई अलग सारे होता है। नाम है। तो देखो मैं बताता हूँ, आराम से समझो आप लोग, है ना। देखो हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट मास, है ना। अगर आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, इक्विवेलेंट मास का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इक्विवेलेंट मास देखो बहुत सिंपल टर्म है, इक्विवेलेंट मास जो होता है कैपिटल E, वो डिपेंड एक्चुअली मोलर मास पे ही करता है कंपाउंड के। इसको, इसका फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास इज द रेशियो ऑफ मोलर मास विद रिस्पेक्ट टू देयर वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर को ही एन फैक्टर भी बोलते हैं, या इसकी जगह आप वैलेंस फैक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है, वैलेंस फैक्टर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका है, जो भी कंपाउंड आप जिसका भी निकालने जा रहे हो उसके मोलर मास में उसी के एन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। एन फैक्टर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 1 2 3, वैसे तो जनरली देखा जाता है कि होल नंबर में ही होती है, है ना। तो इसको अब निकालते कैसे हैं भाई, अब आता है क्वेश्चन कि यार एन फैक्टर क्या है, या इसको कैसे निकालेंगे, एन फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एन फैक्टर की वैल्यू डिपेंड करती है कि सब्सटेंस का नेचर कैसा है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे एक लाइन लिख ली है, द वैल्यू ऑफ एन फैक्टर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट, द वैल्यू ऑफ एन फैक्टर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट, मतलब वो सोल्यूट एसिड है, बेस है, सॉल्ट है ना, उसके नेचर पे डिपेंड कर जाता है। अब देखो इसमें इसको भी आप केस बना के कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई एसिड की बात कर रहे हैं, फॉर एसिड, है ना, कोई मान लीजिए एसिड है, तो एसिड के लिए जो एन फैक्टर होता है वो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, मतलब सर देखो तो रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिड के लिए जो एन फैक्टर है ना, ये एक्चुअली उसके एसिडिक हाइड्रोजन का नंबर होता है, या इसको आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब कि सर ठीक है। एक एसिड में कितने हाइड्रोजन है? हाँ उसके, हाँ एक मॉलिक्यूल में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, और इसी को बेसिसिटी भी बोल देते हैं। जो एसिड की, एसिड के पास जितने एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं
उनके नंबर को ही एसिड बेसिसिटी बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। एसिड की बेसिसिटी डिफाइन होती है, बेस की एसिडिटी डिफाइन होती है। देखो इसका मतलब समझो, जैसे कोई आप एसिड ले लो, जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया HCl, तो इसका मुझे एन फैक्टर निकालना है, तो आप क्या करो, इसको वाटर में डिजोल्व कर दो। सॉल्वेंट वाटर ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही डिटरमाइन करते हैं नॉर्मलिटी। तो HCl को पानी में डिजोल्व कर दो तो वो आयनाइज हो जाएगा, H+ आयन और Cl- आयन। अब ये देखिए कि HCl के एक मॉलिक्यूल से कितने H+ आयन फर्निश्ड हो रहे हैं, कितने H+ आयन रिप्लेस हो रहे हैं। तो इसके एक है ना, हाँ, इसके एक मॉलिक्यूल से एक सिंगल H+ आयन ही तो रिप्लेस हो रहा है। इसका मतलब HCl के लिए एन फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। बोलो भाई। सर इसका सर मतलब अगर H2SO4 कोई पूछे कि HCl का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो वो तो HCl का मोलर मास डिवाइड बाई 1, मतलब इनडायरेक्टली उसके मोलर मास के ही बराबर हो जाएगा। और HCl का मोलर मास आएगा 36.5, 1.5। है ना। तो सर ये हो H2SO4 गया। का हाँ देखो, H2SO4 का ऐसे निकालना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में आप देखो कि इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, इसके दोनों हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं, तो इसका एन फैक्टर 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसका कोई पूछे कि बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कितना है, तो ये इसका मोलर मास डिवाइडेड बाई 2, मतलब 49 आएगा बेटा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 होता है। एसिटिक एसिड का एसिटिक एसिड का, अब देखो, अब आपको मैं अब आपके मन में एक ये बात आनी चाहिए कि सर आपने बता दिया कि सर इसमें 2 हाइड्रोजन है, हमें कैसे पता चलेगा कि 2 ही है ना। कि कई बार ऐसा होता है कि जितने हाइड्रोजन होते हैं उससे सारे एसिडिक होते ही नहीं है। तो उसका एक तरीका होता है, ये याद कर लिए, कौन सी याद कर लिए, CONSX, ठीक है, कौन्स। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की सीरीज होती है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, जिसमें सबसे पहले है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है नाइट्रोजन, फिर है सल्फर। एक्स का मतलब हेलोजन है, हेलोजन में 4 हेलोजन में कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और बेटा अगर कभी इनसे अटैच्ड हाइड्रोजन आपको दिख जाए किसी मॉलिक्यूल में, तो आंख बंद करके बोल दीजिएगा कि ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। यही हाइड्रोजन वाटर के अंदर आयनाइजेबल होते हैं, यही हाइड्रोजन पानी के अंदर आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइजेबल हाइड्रोजन यही होते हैं, ठीक है। और इन्हीं का नंबर एन फैक्टर के बराबर होता है ना। तो अगर आपको जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में ये बात देखनी थी कि इसमें 2 थे कि 1 था, तो थोड़ा सा बस इसका जैसे अभी स्ट्रक्चर, अभी आप लोगों ने स्ट्रक्चर वैसे बनाना सीखोगे अभी आगे केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन अगर बहुत सिंपल सा कंपाउंड है तो स्ट्रक्चर आप बना भी सकते हो, इतना कोई टफ नहीं है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपने बनाया भी होगा, बनाया कि नहीं बनाया? यस सर बनाया Yes, sir. है ना। तो कोई बात नहीं, अगर मान लो स्ट्रक्चर नहीं बनाया है और आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाए, तो तब तो हम लोग देख के बता ही देंगे कि इसके जो दोनों हाइड्रोजन है वो बेटा ऑक्सीजन से बॉन्डेड है ना। और ऑक्सीजन से बॉन्डेड, ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन का नेचर वाइज कैसा होता है, एसिडिक होता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ये बेटा दोनों ही हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर यहाँ पे क्या है, 2 है, हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपने पूछा कि सर एसिटिक एसिड का कितना होगा, तो बिल्कुल कोई समस्या वाली बात ही नहीं, आप उसका स्ट्रक्चर जरा बना के देखो। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, CH3COOH। अब इसके स्ट्रक्चर में आप देखो कि एक हाइड्रोजन केवल ऐसा है जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है ना। और बाकी जो 3 हाइड्रोजन है ना, वो कार्बन से बॉन्डेड है, वो कार्बन भी सिंगली बॉन्डेड कार्बन है ना। तो कार्बन में अगर कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड है, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हुआ है, तब तो उसके हाइड्रोजन एसिडिक होंगे। लेकिन सिंगली बॉन्डेड कार्बन या डबली बॉन्डेड कार्बन के हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते हैं, है ना। इसका मतलब ये जो 3 हाइड्रोजन है, ये जो 3 हाइड्रोजन है,
ये एसिडिक नेचर के नहीं है, नॉट एसिडिक हाइड्रोजन या नॉन एसिडिक हाइड्रोजन इनको बोल सकते हो। हाँ, इसमें एक हाइड्रोजन केवल कैसा है, एसिडिक नेचर का है। बोलो भाई। तो इसका मतलब ये जब आयनाइज होगा तो केवल यही वाला H आयनाइज होगा, जो सर सल्फर की ऑक्सीजन वैलेंसी, साइड है ना, यही वाला H सल्फर बेटा आयनाइज होगा, ये वाला। सल्फर की वैलेंसी मैक्सिमम -2 होती है सर, 6 बॉन्ड बन रहा है सर। -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है सल्फर का। 4 होती है वैलेंसी तो कभी माइनस में हो ही अरे नहीं अरे सकती। अरे अरे मैक्सिमम अरे अरे बॉन्ड अरे सल्फर 4 बनाता है। कम कमिश्नर। अरे माइक ऑफ कर लो सिजान। तो हाइड्रोजन जो है, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। इसमें तो से इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड में देखो, सल्फर की जो कोवैलेंसी होती है वो 6 होती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी। सल्फर मिनिमम मैक्सिमम होती है 6 बॉन्ड बनाता है। हाँ क्या करो? सब 4 होती है सर मिनिमम। नहीं, मिनिमम तो वैलेंसी मिनिमम तो हर एलिमेंट की 0 ही होती है। कोई एलिमेंट कोई भी बॉन्ड ना बनाए तो मिनिमम वैलेंसी सबकी 0 होती है। और मैक्सिमम वैलेंसी उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड कर जाती है। सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से वो सारे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। और मैक्सिमम से कोवैलेंसी मतलब सल्फर 6 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। ये भी पढ़ोगे, कोई केमिकल बॉन्डिंग में सब पढ़ोगे, अभी उसकी हेडेक मत लो आप लोग। ठीक है। तो मतलब ये बात है कि स्ट्रक्चर देख के बताने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है कि इन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन दिख जाएं तो आप उनको एसिडिक हाइड्रोजन बोल दीजिएगा। ठीक है। और वही एन फैक्टर हो जाएगा, इसका मतलब एसिटिक एसिड का एन फैक्टर 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये जैसे 3 एसिड बहुत फेमस हैं और इनके बारे में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे क्वेश्चन अगर आप सर करोगे। प्रोटोनिक एसिड। हाँ, ये फास्फोरस के 3 ऑक्सी एसिड है। जो पहला है उसको आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, पहले वाले का नाम है आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अभी खैर नाम सर ना भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इनकी नेमिंग कब सीखेंगे? अभी जब आप लोग पढ़ोगे केमिकल कौन से चैप्टर, पीरियोडिक टेबल, हाँ पीरियोडिक टेबल ओके सर। है। फास्फोरस एसिड और इसको बोलते हैं हाइपोफास्फोरस एसिड। और ऑर्गेनिक वाली नेमिंग तो नहीं पूछ रहे हो? नो सर, ये इनऑर्गेनिक वाली। इनऑर्गेनिक वाली, हाँ वो ये केमिकल ऑर्गेनिक बॉन्ड तो कंपाउंड है उसमें। कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? ये तो इनऑर्गेनिक, इसमें कार्बन है ही नहीं, कार्बन के कंपाउंड ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, ये तो अच्छा। इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कुछ छोटे छोटे रूल होते हैं नेमिंग के, वो हम लोग पढ़ेंगे वो जब पढ़ेंगे ना पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा एक लेक्चर, उसमें बताया जाएगा। छोटे छोटे रूल होते हैं बस, कहाँ पे इक लगता है, कहाँ पे अस लगता है, कहाँ पे हाइपो का यूज करते हैं, कहाँ पे आर्थो का यूज करते हैं, कहाँ पे मेटा का यूज करते हैं। तो कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा तो याद करने में थोड़ी आसानी होती है ना। मतलब फिर याद नहीं करना पड़ता है आपको, ना लॉजिक से लिख सकते हैं हम लोग। अब जैसे मैंने ये 3 एसिड लिख दिए, अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए इसका एन फैक्टर कितना है आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का, तो आप कहोगे कि सर मुझे तो 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो ये 3 होना चाहिए। तो इसका तो चलो ठीक है, इसका 3 ही होता है, ये ट्राई बेसिक होता है, ये तो 3 ही होता है। लेकिन जो ये वाला है सेकेंड नंबर वाला H3PO3 फास्फोरस एसिड, इसमें देखने में तो मुझे लग रहा है कि मुझे दिख रहे हैं 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें एसिडिक नेचर के 2 ही होते हैं। ये वाला एसिड डाई बेसिक होता है ना। फास्फोरस एसिड ट्राई बेसिक नहीं होता है, इसका एन फैक्टर 2 ही होता है, डाई बेसिक होता है। और ये वाला सर ऐसा इसमें देखने में मुझे लग रहा है 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें एक ही एसिडिक होता है केवल, ये मोनोबेसिक होता है। अब वही बात है कि ऐसा क्यों सर, तो यहाँ पे ये बात हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही बस एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप जैसे मैं इनका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, अभी स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है आप ये मत सोचिएगा, बस आपको स्ट्रक्चर में एसिडिक हाइड्रोजन काउंट करिए।
कि इनके स्ट्रक्चर में एसिडिक हाइड्रोजन कितने कितने हैं। ठीक है, तो तीनों के स्ट्रक्चर में आप देखिए कि किसमें एसिडिक हाइड्रोजन का नंबर कितना है। जैसे पहला वाला बताइए, इसमें पहले वाले में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 3 है ना। इसमें H3PO4 में, तो इसमें तीनों हाइड्रोजन एसिडिक हैं क्योंकि तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, और ऑक्सीजन से बॉन्डेड हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। तो इसमें ऑल 3 एसिडिक हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। इसमें 3 एसिडिक हाइड्रोजन है ना। और जितने एसिडिक हाइड्रोजन होंगे उतना ही एन फैक्टर होगा, वही आयनाइजेबल होंगे एक्चुअली। कि अगर मैं इसको पानी में डालूंगा ना, तो यही तीनों H+ आयन बाहर निकलेंगे, यही आयनाइज होंगे, है ना। और ठीक है, लेकिन ये वाला जो है, इसमें बताओ कितने हाइड्रोजन एसिडिक है? हाँ, इसमें 2 है, इसमें यही 2 यही वाले 2 है ना। ये वाला एसिडिक नहीं है, लिख लेना नॉट एसिडिक, क्योंकि ये फास्फोरस से बॉन्डेड है। फास्फोरस से बॉन्डेड हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते, केवल यही 4 एटम 5 एटम है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, इनसे ही बॉन्डेड हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। तो ये आपका डाई बेसिक है। और लास्ट वाला आप समझ गए होंगे कि इसमें तो एक ही ऑक्सीजन एक ही हाइड्रोजन ऐसा है जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, इसलिए ये मोनोबेसिक है। हाँ बताओ सर ऐसे रिलेशन निकाल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सर, जैसे कि H3PO4 है सर, सर उसमें हम लोग जैसे तीन से हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हैं। तो सर ऐसे निकाल सकते हैं जिसमें से अगर 2 होगा तो फिर 1 होगा, 2 ऑक्सीजन तो फिर 1 एसिडिक होगा। एक्चुअली क्या है कि ये जो एग्जाम्पल है ना, ये बस इकलौता टाइप का एग्जाम्पल है। मतलब ऐसा केवल फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा ये रूल हर जगह, जैसे आप कह रहे हो ना, ये इस फास्फोरस के लिए तो सही बैठ जाएगा, है ना। लेकिन इनके अलावा अगर कोई दूसरा ऑक्सी एसिड है तो फिर वो सही नहीं बैठेगा। ओके सर। सर CH3COOH मोनोबेसिक क्यों होता है फिर? CH3CO ये एसिडिक एसिड ही तो है। देखो इसमें आप देखो कि कितने एसिडिक हाइड्रोजन है इस फॉर्मूले में, देखो सर 1। एक ही है, तो बस यही आयनाइज होगा। और जिस मॉलिक्यूल में एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, वही वो एसिड ही तो मोनोबेसिक एसिड होंगे। तो इसीलिए एसिटिक एसिड, आपसे अगर कभी पूछा जाए व्हाई एसिटिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड, तो सीधा एक लाइन में आंसर दीजिएगा, बिकॉज एसिटिक एसिड हैव ओनली वन एसिडिक हाइड्रोजन इन देयर स्ट्रक्चर। और बस उसका स्ट्रक्चर बना दीजिएगा और ये दिखा दीजिएगा, इस हाइड्रोजन को लिख दीजिएगा एसिडिक है। ठीक है, क्यों एसिडिक है? क्योंकि ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। वो टीचर इतना समझ जाएगा आप क्या बताने जा रहे हो, है ना। ठीक है सर एक ठीक सेकंड है, सर, रुक जाइए सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड ऊपर कर दीजिए। अच्छा ऊपर। तो एसिड आपको कैसा भी दिया जाए, आप बस उसके फॉर्मूले में देख लीजिएगा कि कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो एसिडिक हैं, और जितने हाइड्रोजन एसिडिक होंगे वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा, वही उस एसिड का एन फैक्टर हो जाएगा। यस सर, हो गया। ठीक है, तो ये तो यस। बात हो गई एसिड की। लेकिन अगर आपको बेस कोई दे दिया जाए, है ना, क्योंकि एन फैक्टर तो एसिड और बेस दोनों के लिए डिफाइन होता है। तो अगर आपको कोई बेस दे दिया जाए, तो बेस के लिए जो एन फैक्टर होता है वो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होता है। उसमें आप देख लीजिएगा कि वो बेस आयनाइज होने के बाद कितने OH आयन दे रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पर मॉलिक्यूल, मतलब उसके एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोक्साइड आयन है। और अच्छा, बेस में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता है, ये अच्छी बात है कि बेस में जितने दिखते हैं वो सारे ही क्या होते हैं, आयनाइजेबल होते हैं। जैसे NaOH है ना, NaOH में एक ही OH आयन दिख रहा है, तो इसका मतलब मान लीजिए कि एन फैक्टर 1 है इसका। अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH आयन दिख रहे हैं ना, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। अच्छा, बेस में एक्सेप्शनल केस नहीं मिलेंगे, तो इसमें ये अच्छी बात है कि इसमें जितने दिखते हैं वो सारे ही रिप्लेसेबल होते हैं, तो इसमें कोई समस्या का वजह नहीं है। लेकिन एसिड में जो मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं कि एसिड के सारे हाइड्रोजन एसिडिक हो, तो एसिड में जरूर आप चेक कर लेना कि कितने हाइड्रोजन एसिडिक।
ठीक है। अब जैसे मैं कुछ एसिड लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप लोग केवल उनके एन फैक्टर बताइएगा, है ना। सजेस्ट द एन फैक्टर ऑफ फॉलोइंग एसिड। जैसे पहले लिख लीजिए आप ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड में बताने हैं कितना एन फैक्टर है। फिर आप ले लीजिए ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में बताने हैं कितने एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है। फिर एक चलो एरोमेटिक ले लेते हैं। एरोमेटिक, ठीक है। और स्ट्रक्चर देखो आपको कैसे भी बना के दिया जा सकता है, क्योंकि एसिड में वैरायटी बहुत होती है। एसिड में ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड भी हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर आपको कैसा भी बना के देखे, मेन जो बात है वो हम लोग को पता होनी चाहिए। सर 1 मिनट स्लाइड ऊपर कर दीजिए। हाँ, एक मिनट, एक करता हूँ मेरा। बस इसमें एक मेथिल लगा देता हूँ, amine। ठीक है। जैसे मान लो ये 4 कंपाउंड है ना, इन चारों के बस आपको एन फैक्टर बताना है। इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर। हो गया। यस सर। चलो अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलो पहला वाला बताओ। अंशी बेटा आप बताओ, ये इसका क्या हो गया, ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर। है ना, 2 ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, करेक्ट, बहुत बढ़िया बेटा। तो ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर 2 होगा, है ना, क्योंकि बेटा इसके दोनों हाइड्रोजन आप देखिए ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है ना। अंशी ने बिल्कुल सही बताया, तो एन फैक्टर इसका 2 हो जाएगा, है ना। इसको ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। अच्छा, बताइए। अ, हाँ, यस कुमार बताओ बेटा, यस कुमार। तो सेकंड वाला बताना है आपको। इसमें सेकंड वाले में ग्लिसरॉल। 4 हाइड्रोजन, 4 कौन से 4? तो 3 O वाले और एक C से ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड C पे। हाँ, 3 तो ओ वाले हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन ही और 3 है। हाँ, ऑक्सीजन 3 ही है ना, लेकिन चौथा कौन सा है? सर ये जो बीच में रहते हैं तो C ट्रिपल 3 बॉन्ड आया ना C पे। नहीं बेटा, ये कार्बन देखो, ये कार्बन सिंगली बॉन्डेड है, ट्रिपली बॉन्डेड नहीं है। देखो इसके दोनों तरफ जो बॉन्ड है, और एक हाइड्रोजन जो है वो भी सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो ये कार्बन जो ये है ना, इसके जितने भी बॉन्ड है वो सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो सिंगली बॉन्डेड कार्बन के हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते हैं। नहीं। यस सर, मतलब प्लस से ही हो गया। ठीक है। तो इसमें बेटा बस 3 ही है, यही 3 हो गए। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर 3 हो गया, है ना। तो इसका एन फैक्टर 3 है। ये चलो कोई बात नहीं, इसको समझना है, वही चीज है, आप समझ लीजिए। दीप्ति बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन? है ना, 2 एसिडिक है, बहुत बढ़िया बेटा। 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन से अटैच, तो ये वाला कार्बन देखो ट्रिपली बॉन्डेड है। तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और लास्ट वाला कौन बताएगा?
मोहम्मद फयाद बताएगा। चलो, मोहम्मद फयाद, रोल नंबर 33। रोल नंबर 33, सुन रहे हो मेरी बात? सर चलो, 3। हमें लग रहा है 1 2 3 3 आएगा। 3 आएगा। ठीक है। सर कनेक्शन लॉस हो गया था मेरा। अच्छा सर, कोई बात नहीं। तो आंसर तो समझ में आ गया ना, 3 है आंसर, यही है। सर SO3 वाला कैसे होगा सर? देखो, SO3 का जब फॉर्मूला हम लोग ओपन करेंगे, जैसे इसका आप स्ट्रक्चर ओपन करो, तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से ही अटैच्ड है ना। ये जो सबसे लास्ट में हाइड्रोजन है ना, वो एक्चुअली ऑक्सीजन से ही बॉन्डेड होता है। तो SO3H का हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है। और बाकी ये कार्बोक्सिलिक एसिड का तो है ही है, और OH यस वाला है सर। ही है। बाकी मेथिल वाले नहीं होंगे, क्योंकि वो कार्बन सिंगली बॉन्डेड है ना। यस सर, तो समझ मेथिल गए सर। वाले नहीं होंगे। तो इसका एन फैक्टर 3 होगा। तो बस सॉल्ट एंड यही। फैक्टर। हाँ, बता रहे हैं। देखो, एसिड में क्या है कि एसिड में वेरिएशन देखने को मिल सकता है, तो इसलिए एसिड में जरूर आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, जैसे सॉल्ट का निकालना है, उसमें लास्ट केस यही बनता है, केस नंबर 3 फॉर सॉल्ट। देखिए, सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट आपको या तो बेटा नाइट्रेट के फॉर्म में मिलेगा, या फिर आपको कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा, या तो आपको हो सकता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मिले, है ना, या आपको सल्फेट के फॉर्म में मिले, या सल्फाइड के फॉर्म में मिले। तो सॉल्ट की वैरायटी बहुत ज्यादा है ना। सल्फाइड या सल्फाइड के फॉर्म में मिले, एसेट्रा। ठीक है। तो सॉल्ट इनमें से ही किसी टाइप में आपको मिलेगा। ठीक है। तो उसको बोलते क्या है कि आप सॉल्ट को आयनाइज कर दीजिए। जो भी सॉल्ट है उसको आप आयनाइज करके लिख दीजिए। और कोई भी सॉल्ट, जब भी सिंपल सॉल्ट जो होते हैं, वो आयनाइज होने पे किसी एक टाइप के कटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसी एक टाइप के एनायन में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। कटायन उसमें जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसको बोलते हैं, और एनायन जो उसमें निगेटिवली चार्ज आयन होता है उसको बोलते हैं। और सॉल्ट में एन फैक्टर होता है नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन कटायन और एनायन। मॉड जो होता है ना चार्ज में। हाँ, चार्ज में मैग्नीट्यूड ही लीजिएगा, है ना। अच्छा। निगेटिव में कभी माइनस, एनायन पे चार्ज में माइनस होता है ना, तो वो माइनस मत लीजिएगा। तो मॉड भी लगा दूंगा मैं, नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन आइदर कटायन। या तो आप बेटा कटायन पे निकाल लीजिएगा नेट चार्ज, या फिर एनायन पे। नाइन। क्योंकि सॉल्ट जितने भी होते हैं वो सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जितना नेट चार्ज कटायन पे होता है, उतना ही नेट चार्ज एनायन पे होता है। तो है ना, किसी एक आयन पे निकालना आप लोग। देखो, एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो NaCl है ना, NaCl एक सॉल्ट है, तो उसको आप आयनाइज कर दो, उसको Na+Cl माइनस लिख दो। अब देखो, इसके इसमें एक सोडियम आयन बन रहा है, और एक सोडियम आयन पे नेट चार्ज कितना है, 1 का, +1। बस वो साइन से कोई लेना देना नहीं, हम लोग को मैग्नीट्यूड ही लेना है। तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही हुआ। और क्लोराइड में 1 × -1, तो -1 आ रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो 1 ही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो NaCl का एन फैक्टर 1 ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इसके कटायन पे भी नेट चार्ज 1 है, और एनायन पे भी नेट चार्ज 1 है। तो एन फैक्टर आ गया 1। ठीक है। अब जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, इस पे निकालना है एन फैक्टर। तो इसको आप आयनाइज कर दिए, कैल्शियम आयन, कार्बोनेट आयन। तो कैल्शियम आयन पे नेट चार्ज है 2 यूनिट का, और कार्बोनेट आयन पे भी नेट चार्ज 2 यूनिट का ही है ना। माइनस साइन नहीं देखना है हम लोग को। तो इसका मतलब चाहे कटायन पे देखें या एनायन पे देखें, वो बराबर ही होगा मैग्नीट्यूड में, और वही एन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे एल्युमिनियम सल्फेट लिखा हुआ है, इसका एन फैक्टर, तो ये जब आयनाइज होगा तो 2 एल्युमिनियम आयन बनेंगे,
और 3 बनेंगे सल्फेट आयन, है ना। अब इसमें जैसे बताओ भाई क्या होगा एन फैक्टर इसका, है ना, एन फैक्टर 6 होगा। बहुत बढ़िया, है ना। इसमें देखो ऐसे करेंगे, एक एल्युमिनियम पे चार्ज है 3 यूनिट का, लेकिन 2 एल्युमिनियम बन रहे हैं ना इसके एक मॉलिक्यूल से, तो नेट चार्ज निकालना है तो 2 इंटू 3 करना पड़ेगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 6 आ जाएगा। ऐसे ही एनायन पे कर सकते हैं, एक सल्फेट आयन पे 2 यूनिट का है, माइनस हटा दीजिए, केवल मैग्नीट्यूड लीजिए, लेकिन 3 सल्फेट आयन है तो नेट चार्ज एनायन पे भी देखा तो 6 ही यूनिट का आ रहा है, तो ओवरऑल वो 6 ही लेंगे हम लोग, है ना। तो सॉल्ट में ये तरीका होता है कि सॉल्ट को आप आयनाइज करके लिख दीजिए और उसके कटायन या एनायन में किसी एक में देख लीजिए, दोनों में देखने वो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो दोनों में बता रहा हूँ, आप लोग किसी एक पे देख लेना, वही एन फैक्टर हो जाएगा, है ना। ठीक है, Yes, sir. तो तो बस यही 3 मेथड होते हैं। अब इसमें हाँ बताओ बताओ क्या करूँ। मेरे टैब की बैटरी से खत्म हो गई, फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्लास की। हाँ अब इसमें भेज देंगे, इसमें क्या नाम है, तुम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप कर लिया ज्वाइन सभी लोगों ने। यस सर, यस सर, 2% लाइट। हाँ अब इसमें आगे से जो भी वीडियो लेक्चर होंगे या पीडीएफ होंगे हम टेलीग्राम ग्रुप ही में सेंड कर देंगे। गूगल ड्राइव पूरा फुल हो गया मेरा, सर तो सर उसमें हो नहीं रहा अपलोड कुछ। हाँ बताओ। सर लीव कर सकता हूँ अभी? सर हाँ बस सर 2 पिछली मिनट रुक क्लास जाओ, एक चीज बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट। ओके हाँ बताओ क्या कर। सर पिछली क्लास की भी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। पिछली सर क्लास की, सर, हाँ हाँ सर भेज मेरी दूंगा। क्लास अटेंड नहीं हो पाई थी। हाँ भेज दूंगा बेटा, भेज दूंगा। ठीक है, पिछली क्लास की और आज की, ठीक है, चलो चलो। भेज दूंगा। यस सर। अब आपको बस एक लास्ट में, अब इसको खत्म ही कर रहे हैं तो मतलब कंप्लीट ही कर लो आप लोग। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी एक फॉर्मूला है, ये आपके बहुत काम आएगा क्वेश्चंस में, आपको इसी को लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कई बार नॉर्मेलिटी दी जाएगी और क्वेश्चन में जरूरत होगी आपको मोलरिटी निकालने की। अच्छा, नॉर्मेलिटी के जितने भी क्वेश्चन हो, जब भी आपको नॉर्मेलिटी दी जाए तो आप तुरंत उसको किस में कन्वर्ट कर लेना, मोलरिटी में, क्योंकि उसके बाद फिर आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि मोलरिटी के हम लोग काफी कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, हर तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर मोलरिटी से कुछ भी निकालना हो, मोलरिटी निकालना हो, मोल फ्रैक्शन निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, फिर वो आप आसानी से निकाल लोगे। तो आप क्या करिएगा, ये मोलारिटी का ही होता है। हाँ काम ज्यादा जो होता है मेन, देखा जाए एप्लीकेशन तो मोलरिटी के ही होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कभी भी आपको क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी अगर दे दिया जाए तो हम लोग तुरंत मोलरिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, और सिंपल सा फॉर्मूला देखो, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर। जो भी मोलरिटी दी हुई है उसमें उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, और एन फैक्टर निकालना आप लोग सीख गए हो, है ना। वो देख लेना, एसिड है तो एसिड का एन फैक्टर से कर देना मल्टीप्लाई, बेस की नॉर्मेलिटी है तो बेस के एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। देखो जैसे आपको दिया हुआ 0.005 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का एक सॉल्यूशन दिया गया, और इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, और आपको क्या चाहिए, नहीं ये इसकी मान लो क्या है, नॉर्मेलिटी है, और आपको क्वेश्चन में मोलरिटी कैलकुलेट करनी है ना। तो कैसे करेंगे। 0.002 है ना, 0.005 तो नॉर्मेलिटी है, और सल्फ्यूरिक एसिड का एन, 0.0025 है ना, एन फैक्टर 2 था ना, ठीक है। तो ये जब आप डिवाइड करोगे तो 0.0025 आ गया, ठीक सर है। हाँ बताओ। सर एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट का इनफैक्टर क्या होता है? एसिडिक सॉल्ट हो चाहे बेसिक सॉल्ट हो, आप सॉल्ट में बस यही तरीका लगाना, ओके सर। सॉल्ट, है ना, मतलब सॉल्ट में कंफ्यूज मत होइए, ये कुछ टीचर पता नहीं कैसे पढ़ा देते हैं, वो एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट में बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। अब जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, अब ये थोड़ा सा बेसिक सॉल्ट टाइप का सॉल्ट होता है, ओवरऑल बेसिक नेचर का होता है,
तो इसमें आप ये सब देखो ही नहीं कि एसिड, आप देखो कि सोडियम का सॉल्ट है, आयनाइज करो उसको सीधा, Na+ और बाइकार्बोनेट आयन इस तरह से आयनाइज होगा और सीधे एन फैक्टर इसका 1 हो जाएगा, है ना। कुछ देखना ही नहीं है आपको उसमें, मतलब उसमें सॉल्ट सॉल्ट के लिए केवल सॉल्ट वाला फंडा लगाइए, है ना। तो अगर हम लोग नॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एक्स का फॉर्मूला यूज करें तो वो सही रहेगा? नहीं, फिर से बताओ, मैं सुन नहीं पाया। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एक्स फैक्टर। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, हाँ ये वाला फॉर्मूला। ओके, हाँ ये वाला फॉर्मूला क्या पूछ रहे थे, कहाँ लगाने के लिए कर रहे थे? तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि ये कई जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब कई केसेस। नहीं, ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल होता है, बशर्ते आपने एन फैक्टर सही तरीके से निकाला हो। मतलब ये फॉर्मूला तो वैलिड होता है, लेकिन होता क्या है ना कि कई बार अगर आपने एन फैक्टर गड़बड़ तरीके से निकाल लिया तो फिर रिजल्ट गलत आने लगते हैं, फिर आंसर गलत आने लगे। मतलब ये फॉर्मूला की, इस फॉर्मूले की कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, एन फैक्टर निकालने में जो तरीके हैं उसमें गड़बड़ी ना होने पाए बस, है ना। ओके ओके। इस फॉर्मूले सर में कोई वो नहीं है। सर इसमें एप- फैक्टर सॉल्यूट का ही होगा ना? किस वाले में? सर इसमें सर हमेशा एन फैक्टर सॉल्यूट का ही होगा ना? हाँ हाँ, वो तो सोल्यूट का ही लेंगे, है ना। इसमें जो, हाँ ये चीज जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो एन फैक्टर होगा वो सोल्यूट के लिए डिफाइन होगा, क्योंकि मोलरिटी तो पूरे सॉल्यूशन की होगी, नॉर्मलिटी पूरे सॉल्यूशन की होगी, लेकिन जो एन फैक्टर होगा वो सोल्यूट के लिए डिफाइन होगा, है ना। ये आपने अच्छी बात बोली। अब देखो, नॉर्मलिटी के एप्लीकेशन में बस इतना ध्यान रखना, इसे हम लोग यूज करते हैं फॉर टाइट्रेशन, फॉर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन थोड़ा सा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेट हो जाता है। अ, अच्छा, बस हाँ 1% बैटरी रह गई है, कोई बात नहीं, लीव कर सकते हो। 1% बैटरी अगर है तो बस, तो इसी को बस इसको कंप्लीट कर देते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में इसको यूज करते हैं हम लोग। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में क्या होगा कि देखो, कभी आपको ऐसा बोला जाए कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट क्या कर रहा है? टाइट्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन मतलब न्यूट्रलाइज करना। एसिड बेस को टाइट्रेट कर रहा है, इसका मतलब एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे एसिड की मोलरिटी दे दी जाए m1, वॉल्यूम दे दिया जाए v1, और एसिड की बेस की मोलरिटी m2, वॉल्यूम पूछा जाए, बताओ टाइट्रेशन में कितना रिक्वायर्ड होगा, कंप्लीट टाइट्रेशन के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि इस एसिड को बेस टाइट्रेट कर रहा हो, तो वहां पे बेटा नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगाइएगा। वहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? नॉर्मेलिटी इक्वेशन। जब भी टाइट्रेशन की बात हो रही हो तो ड्यूरिंग टाइट्रेशन नॉर्मेलिटी इक्वेशन एप्लीकेबल होती है। नॉर्मेलिटी इक्वेशन होती है n1v1 इक्वल टू n2v2। टाइट्रेशन की केस में आपको नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगानी है, वहां पे आपको मोलरिटी इक्वेशन नहीं लगानी है। यहाँ पे m1v1 बराबर m2v2 मत लगाइएगा। m1v1 m2v2 केवल डाइल्यूशन के केस में ही लगाइएगा, लेकिन टाइट्रेशन हो रहा हो तो फिर बेटा ये फॉर्मूला चलेगा। और अब सपोज देखो, आपको नॉर्मेलिटी तो दी नहीं है, आपको दी तो मोलरिटी हुई है ना। तो फिर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, नॉर्मेलिटी को लिख देंगे मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, जो भी होगा एसिड का, इंटू v1। और मोलरिटी, अच्छा बेस की भी मोलरिटी दी है तो उसको भी वैसे लिखेंगे, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू v2, है ना। फिर इस फॉर्मूले से क्वेश्चन हमारा, सेम है ना। इसमें आपका स्कूल लेवल में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मतलब अगर आपके स्कूल में आ रहा है, मतलब अभी 11th में,
तो वो केवल बस एक सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछते हैं, नॉर्मलिटी इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, है ना। इसमें बस फंसने के चांस यहाँ होते हैं कि एन फैक्टर अगर आप गड़बड़ा रख देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एन फैक्टर सही रखा है, एसिड का जो भी एन फैक्टर है ना, और बेस का जो एन फैक्टर है वो आपने अगर सही रखा है तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा, है ना। तो यही एक मेन फॉर्मूला है जिसपे क्वेश्चन आपके स्कूल लेवल में पूछे जाएंगे, नॉर्मलिटी इक्वेशन। ये थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्कूल बुक से क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोगों की सीट, रेजोनेंसी सीट में ओके नॉर्मलिटी सर। में क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग अपनी स्कूल बुक से ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, नॉर्मलिटी वाले, ठीक है। तो ओके बस सर। यस इतना, सर। है ना, इतना ही है इसमें। सर इस बाकी क्वेश्चन को ये ऐसे कि सर मोल्स को दिए हैं हमें एसिड के, और फिर बैलेंस इक्वेशन लिख के बेस के मोल्स पता कर लें, फिर बेस के मोल्स निकालेंगे, फिर M2V2 इक्वल टू मोल निकालेंगे, M2 दिया हुआ है फिर V2 आ जाएगा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें अगर आप ये इक्वेशन नहीं लगाना चाहते हो तो फिर आपको वैसे ही करना होगा, पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ओके सर। फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। चलो फिर हम लोग आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आपका ये इसके क्वेश्चन नॉर्मलिटी वाले अपने आप लोग स्कूल बुक से ही कर लीजिएगा अटेम्प्ट, ठीक है। और बाकी ऐसा जो अपनी रेजोनेंस की सीट है उसमें सेक्शन एच और आई कर लीजिएगा, मतलब आज का जो मेन होमवर्क है आपका वो सेक्शन एच और आई करना है आप लोगों को, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में ओके सेक्शन सर। एच एंड सेक्शन आई, ठीक है। अगली क्लास में फिर वो कर लेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ओके तो यस सर। सर जो आपने अ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेजा था सर, वो ज्वाइन नहीं हो रहा था। ज्वाइन नहीं हो रहा था, अब इसका सर वो क्या दिखा था कि सॉल्यूशन हो दिस सकता है। साइट कांट बी रीच्ड। क्या करना, टेलीग्राम डाउनलोड हो। पहले डाउनलोड करो उसको। हाँ टेलीग्राम उसमें अब डाउनलोड है आपके उसमें मोबाइल में प्ले स्टोर से। सर सर कर लेंगे। हाँ डाउनलोड कर लो, फिर तो लिंक जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक इंटर हो जाओगे, है ना। ओके सर। डाउनलोड करके लॉगिन भी करना पड़ेगा। अच्छा लॉगिन भी करना पड़ेगा, हाँ डाउनलोड करके फिर लॉगिन भी कर लेना, ठीक है? हो जाएगा, ओके फिर सर। उसमें हो जाएगा, ओके सर। है ना। टेलीग्राम थोड़ा नया है मेरे लिए भी, हम भी सीख ही रहे हैं, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, मतलब व्हाट्सएप से कहीं ज्यादा फीचर्स है उसमें। एडवांस है तो सर। हाँ, तो तो ये व्हाट्सएप है कुछ कि नहीं उसके सामने। हाँ नहीं ये तो है, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो।